हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं जो डिटेल्स करवा रही हूँ प्रत्येक टॉपिक की, आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था, हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी परंपराएं। तो हमने दो टॉपिक करवा दिए थे, एक गाशा दत्ताशी और दूसरा शिव सिंह सेंगर। आज मैं थर्ड पॉइंट को लेकर चलूँगी। और जो लोगों ने को कहीं भी डाउट होता है या फिर कोई टॉपिक हमसे छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसे मेंशन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। और तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा जॉर्ज एब्राहम ग्रेयर्सन। ठीक है। ये हमारे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आज उन्हीं को देखते हैं। पहला पॉइंट लिखते चले आप लोग। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज एब्राहम ग्रेयर्सन, ये अंग्रेजी के विद्वान थे, ठीक है, के द्वारा लिखा गया। ये किशोरी लाल ने माना है, ये किशोरी लाल ने माना है, किशोरी लाल के अनुसार है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। किशोरी लाल के द्वारा मानना है कि सच्चे अर्थों में जो हिंदी साहित्य सर्वप्रथम लिखा गया है वो जॉर्ज ग्रेयर्सन के द्वारा लिखा गया है। पहला पॉइंट इस पे डाल दें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, लिखते हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। दूसरा पॉइंट है ये, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी जो नवंबर 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई। ठीक है, ये नंबर 2 डाल दें इस पर। इसके बाद नंबर 3 है, इनकी रचना का नाम इनकी जो रचना थी उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये इनकी रचना का नाम है, ये रचना को आप लोग नोट कर लें, ये इनकी रचना है। दूसरा है द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में प्रकाशित 1888 ईस्वी में। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1888 में हुआ था। ग्रेयर्सन की जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो उसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, 1888 में यह रचना उपयुक्त पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी, एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में। ठीक है। तो ये कोई ख़ास नहीं है, बस ये तो हमें पहले ही से ही पता है कि ये एक स्वतंत्र पुस्तक थी इनकी। एक सबसे पहले जो अगर माना जाता है स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा जो थी वो ग्रेयर्सन से आरंभ हुई थी। ठीक है। और इसकी छोटी छोटी कुछ विशेषता हैं। यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। पुस्तक लिख लें, इनकी पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान डाल के उसमें पहला पॉइंट डालें कि यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर 2 पॉइंट डालें इसमें। नंबर 2, इसमें कुल 952 कवियों की जीवन चरित्र लिखा हुआ था। ठीक है। इसमें जो अगर कवियों की संख्या देखी जाए तो 952 कुल कवियों को इसमें रखा गया था। इसमें 886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सिंह सरोज में हो चुका था, यानी कि जो 886 जो कवि थे उन कवियों का पहले शिव सिंह सेंगर जी ने इनका उल्लेख कर दिया था अपने इतिहास ग्रंथ में, शिव सिंह सरोज में। ठीक है। तो उन्हीं में से इन्होंने उन कवियों को ले लिया था, 886 थे। ठीक है। दूसरा है शेष 66, शेष जो बचे हुए थे 66 नए कवियों का वर्णन ग्रेयर्सन द्वारा नए स्रोतों से ग्रहण करके लिखा था, यानी 66 जो कवि इन्होंने लिखे थे, नए जो कवि अपने मेंशन किए थे
वो अपनी इन्होंने खुद अपनी खोज की थी, उसमें इन्होंने लिखा था। ठीक है। नंबर थर्ड है इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया था। ऐसा नहीं कि जैसे गायशा दत्तासी ने लिखा था, हिंदी, उर्दू, फारसी सभी प्रकार के कवियों को ले लिया था। और शिव सिंह सहगल ने भी यही किया था, उसमें आधे हिंदी के कवि थे, आधे उर्दू के थे। लेकिन इन्होंने जो किया है वो केवल और केवल हिंदी के कवि थे। इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है किस इतिहास ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को जीवन परिचय दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनता है, तो इसको ज़रूर लिख लें। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के कवियों को जगह प्राप्त नहीं थी। इसमें और कवियों की कोई जगह नहीं थी, कोई उल्लेख नहीं किया है दूसरी भाषा के कवियों का। ठीक है, इसके साथ इस दूसरा है पॉइंट, चौथा पॉइंट डालें इसमें कवियों एवं लेखकों को कालक्रम के अनुसार स्थान दिया है। ऐसा नहीं है कि उनका जन्म 1800 सदी में है और लिख दिया उनको 17वीं में, ऐसा नहीं किया है। इन्होंने जो इनका जो ग्रंथ है वो कालक्रम के अनुसार लिखा हुआ एक ही फेमस ग्रंथ है। ठीक है, इसमें कालक्रम के अनुसार लिखा है, जिसका जैसा काल है उसी के अकॉर्डिंग उनको स्थान दिया है इन्होंने अपने ग्रंथ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ योगीन प्रवृत्तियां, परिस्थितियों का विवेचन भी किया है। साथ ही ऐसा नहीं है कि अकेले जीवन जो कवि थे उनका जीवन परिचय करके काम ख़त्म किया है, ऐसा नहीं किया है इन्होंने उन कवियों के जो कवियों का परिचय किया है, परिचय लिखा है, उसके बाद जो उस टाइम उन कवियों के जीवन के समय पर जो प्रवृत्तियां थीं, जो परिस्थितियां थीं, उनको भी इन्होंने अपने साहित्य का विषय रखा है। ठीक है, अपने साहित्य में लिया है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया है। जो ग्रेशन ने हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन किया है वो इस प्रकार से किया है, बाकी सब ने जैसे कि का नाम है मिश्र बंधुओं ने किया है, उन्होंने आद्यकाल, आधुनिक काल, गद्य काल, मिश्रित काल ऐसे करके किया है। और शुक्ल ने भी किया है आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, गद्यकाल ऐसे किया है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे नहीं किया है। ग्रेशन ने इनको पहला काव्य, जो पहला काल विभाजन है, पहला जो इनका भाग है वो है चारण काव्य। ठीक है, दूसरा धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य को हम रीतकाल भी कह सकते हैं, दूसरा है दरबारी काव्य। इस प्रकार से अपने काल विभाजन इन्होंने किया है कवियों का। तो ये आप लोग याद रख लें कि चारण काव्य, धार्मिक काव्य किस कवि ने अपने साहित्य का रूप में काल विभाजन किया है, तो जॉर्ज ग्रेशन ने किया है। ठीक है, इसके साथ दूसरा पॉइंट बनता है इसमें, हिंदी गद्य की रचना के लिए ग्रेशन के द्वारा रचनाओं का आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया गया है। यानी कि इन्होंने पूछा है, ये पॉइंट है कि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें अन्य रचनाओं को भी अपना लिया है, ग्रेशन ने अपने आधार बनाया है अपनी रचना का, तो और भी चीज़ों की सहायता ली है इन्होंने। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं इसमें, तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी से इसको नोट करें। हर एक पॉइंट अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है, जो जिन आधार ग्रंथों को लिया है उसमें इस्तवा ददला लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान, यानी कि हमारी जो गायशा दत्तासी की रचना को लिया है, भक्तमाल नाभादास की रचना को इन्होंने आधार बनाया है, कालिदास त्रिवेदी की रचनाओं को इन्होंने अपनी रचनाओं के सहायता ली है इन अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में। बहुत सारी रचनाएं हैं, श्रृंगार संग्रह है सरदार कवि की, और विचित्रोपदेश है,
कक्षेदी त्रिपाठी की, दूसरी सरोज शिव सिंह सरोज की है, गोसाई चरित्र बैनी माधव दास का है, काव्य संग्रह महेश दत्त का है, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र का है और राग कल्पद्रुम काल कृष्णानंद व्यास का है। ठीक है, इस प्रकार से इन ग्रंथों की सहायता से अपने एक ग्रंथ को इन्होंने संग्रहित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। ठीक है, दूसरा है काल विभाजन। ग्रेशन का काल विभाजन के द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया है, यानी कि इनकी जो पुस्तक है उसमें टोटल 12 अध्याय हैं। ठीक है, 12 अध्याय लिख लेना आप लोग। 12 अध्याय, इसमें कवियों को उनके कालक्रम के स्थान के अनुसार ही स्थान दिया है। अपने जिस कवि का कालक्रम है उसके अकॉर्डिंग उस काल में रखा है इन्होंने। इसके साथ चारण काल नेक्स्ट है। दूसरा कि चारण काल, चारण काल इन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है। ठीक है, और जायसी की प्रेम की कविताएं, जो इनके अध्याय हैं वो इसमें बताए गए हैं। पहला जो अध्याय है वो है चारण काल, दूसरा है जायसी की प्रेम कविताएं, दूसरा है मुगल दरबार, तीसरा है रीत काव्य 1500 ईस्वी से 1692 तक। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल हिंदुस्तान में रहा है, उसको भी इन्होंने स्थान दिया है। और नेक्स्ट जो दूसरा है हमारा 11वां है वो 18वीं सदी है। ठीक है, और इधर भी ये 15वीं सदी के धार्मिक पुनर्जागरण काल को इन्होंने स्थान दिया है। ब्रज भाषा कृष्ण संप्रदाय को दिया है स्थान, तुलसीदास को दिया है, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवियों के साथ साथ उनके साथ चलने वाले कवियों को भी स्थान दिया है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, एक अध्याय इनको ये है, और लास्ट में जो अध्याय है वो है विविध। ठीक है, ऐसे करके इनके 12 अध्याय हैं। इनकी रचना के 12 अध्यायों के ये नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है कि जॉर्ज ग्रेशन ने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कार भाषा कहा है। ठीक है, आविष्कृत भाषा कहा है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि रामचंद्र शुक्ल इस रचना को ही हिंदी साहित्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे इसे, दूसरा जो पॉइंट बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रचना को हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में नहीं मानते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज ग्रेशन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, उसको ये इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इस पुस्तक के रूप में स्वीकृत नहीं करते हैं, वे इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि इसका जो आधार है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी सी पुस्तक है, इसमें क्लियरिटी नहीं है, ऐसा बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल ग्रेशन की पुस्तक को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट बनता है कि ग्रेशन द्वारा हिंदी साहित्य के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। ठीक है, इसमें है पहला द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना 1889 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है दूसरा पॉइंट बनता है वो है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1906 ईस्वी तक रखा है इसको। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा बनता है कि तुलसी की वैज्ञानिक अध्ययन। तुलसी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन है वो 1886 से लेकर 1921 तक माना है। ठीक है, इसके बाद नोट करके लिख लें, ग्रेशन ने गोसाई तुलसीदास को कुल 12 निबंध लिखे हैं। ठीक है, जो ग्रेशन ने तुलसीदास पर निबंध लिखे हैं वो टोटल 12 निबंध लिखे हैं। इनका सर्वप्रथम वाचन वाच्य विद्या और विशारद सभा विनायक
में किया गया। ठीक है, ये इनका पॉइंट है ग्रेशन के विषय में। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट बनते हैं, ग्रेशन ने 1889 ईस्वी में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित, ठीक है, में हस्तलिपियां प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खंड विलास प्रेस वाकीपुर पटना से प्रकाशित कराया था। ठीक है, तो जो रामचरितमानस थी उनका भी प्रकाशन इन्होंने करवाया है, ये बताया है। इसके साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 1600 से 17वीं शताब्दी में युग। ठीक है, युग अर्थात काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले ये इतिहास ग्रंथ पहले इतिहास ग्रंथकार हैं जॉर्ज ग्रेशन, यानी कि इन्होंने ही हिंदी के जो हिंदी का जो रीत काल भक्ति काल है ना, तो भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल का नाम दिया है जॉर्ज ग्रेशन ने। ठीक है, इसके बाद पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट डाल लीजिए आप, मिश्र बंधु। ठीक है, इसके बाद जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है वो मिश्र बंधुओं का आया है ग्रेशन के बाद। तो इनके बारे में जो पॉइंट बनते हैं उनको नोट करें। पहला पॉइंट बनता है ये, इंटोजा लखनऊ में मिश्रित ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जो मिश्र बंधु हैं वो लखनऊ से इनका जन्म स्थान माना जाता है, और उत्पन्न होने वाले 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन की परंपरा का विकास किया है। ठीक है, मिश्र बंधु का मतलब मिश्र बंधु इन्हें कोई एक पर्सनल प्रॉपर नाम नहीं है, इसमें 3 साथियों 3 भाइयों को लिया गया है, 3 भाइयों ने उसमें सहयोग किया है, 3 भाइयों ने मिलकर इस रचना का, इस ग्रंथ का को लिखा है। ठीक है, पहले का नाम है श्री गणेश बिहारी। ठीक है, दूसरे का नाम है सुखदेव राव राज श्याम बिहारी, और तीसरे जो हैं वो लास्ट वाले वो हैं राय बहादुर सुखदेव बिहारी। ऐसे करके कभी कभार पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आता है, तो इन तीनों का नाम आप ज़रूर याद रख लें, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों ही मिश्र बंधु के समूह में हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इनका पॉइंट बनता है कि जो मिश्र बंधुओं की रचना थी मिश्र बंधु विनोद, उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो प्रथम और द्वितीय और तृतीय, इसमें टोटल 4 भाग थे मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद में टोटल 4 भाग थे, 4 भाग हैं, तो जिसमें से 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया था। ठीक है, 1913 में 3 भागों का प्रकाशन हो चुका था, और चौथे जो लास्ट भाग था, चौथा वाला, उसका प्रकाशन इन्होंने 1934 ईस्वी में करवाया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मिश्र बंधु विनोद का जो लास्ट वाला चौथा भाग था उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आप लोग याद रख लें कि इसका जो प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में जो कवियों का संख्या थी वो कितनी है, तो याद रख लें आप, इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है। वास्तविक संख्या है जो इसकी 4581 है, 91 है। ठीक है, और वैसे नॉर्मली तौर पे मान्य जाता है इनमें 5000 कवियों का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है कि अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इन्होंने ऐसा नहीं किया है मिश्र बंधुओं ने कि जितने हिंदी के ही कवि होने चाहिए, इन्होंने हिंदी के, अंग्रेजी के, फारसी के
इन भाषाओं के कवियों को भी शामिल किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल लें आप लोग, कवियों के जीवन के चरित्र के और वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों का भी प्रकाश डाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने साहित्य में केवल हिंदी साहित्य के कवियों को ही उनका परिचय देकर अपने साहित्य को पूरा किया हो, ऐसा नहीं किया है। इन्होंने साहित्य की जो अन्य अंग होते हैं विविध बहुत सारे, उन पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है, उनको भी अपने साहित्य में एक जगह दी है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है कि इनमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियाँ बनाने का प्रयास किया। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें तुलनात्मक पद्धति को भी अपनाया गया है मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, कि तुलनात्मक पद्धति पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो इतिहास इसमें मिश्र बंधु विनोद में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है इन्होंने। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट बनता है हिंदी साहित्यिक इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं में ही प्राप्त होता है। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथों की जो इतिवृत्तात्मक के रूप में जो लेखन किया है वो सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद ने किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है हमारा, इसमें प्रमुख कवियों का विवरण, समालोचना विस्तार पूर्वक से और सामान्य कवियों की नामावली केवल संक्षिप्त सूचना के साथ दी है। ठीक है, जो श्रेष्ठ कवि हैं यानी कि प्रसिद्ध कवि हैं उनको विस्तार से दिखाया है, और जो गौड़ कवि हैं, छोटे मोटे कवि हैं, छोटा सा साहित्य लिखे हैं, छोटा मोटा लिखा है उन्होंने, उनको कम जगह में उनका संक्षिप्त परिचय देकर उनको पूर्ण किया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है कि ग्रेशन की पद्धति का अनुसरण करते हुए इनमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है आधार ग्रंथ। इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिश्र बंधु विनोद द्वारा पूर्व रचित, ठीक है, पूर्व यानी कि पहले लिखी हुई रचनाओं को निम्नांकित रचनाओं, सूचनाओं एवं स्रोतों का सहारा लिया है। ठीक है, तो इन्होंने भी, वो तो सारे कवि ही करते हैं कि किसी जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनका सहारा तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। ग्रेशन ने भी लिखा है, लिया है, और गाशादाताशी ने भी, गाशादाताशी ने कम लिया है, खैर शिव सिंह सरोज ने लिया है गाशादाताशी की रचनाओं का सहारा, इसके बाद इन्होंने लिया है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, आज इतना ही करवाऊँगी, लंबा वीडियो हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बाद में करवाऊँगी। ठीक है, तो आज इतना ही रख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पॉइंट करवाऊँगी। ठीक है, आज यहाँ तक आप लोग हेडिंग अपनी बना के रखें, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट करवाऊँगी वो नेक्स्ट पॉइंट में करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू।